हल्द्वानी में आज से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और हल्द्वानी में आज से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आज शाम 4 बजे से भाजपा की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, और आज भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। कल सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और कल सभी भाजपा सांसद, विधायक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन विधायक से लेकर मंत्री और सांसदों तक की इस बैठक में शामिल होने की खबर है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत करीब 300 से ज्यादा पदाधिकारी के शामिल होने की संभावना। बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि कार्य समिति की बैठक पर प्रदेश के भाजपा नेताओं की नजर टिकी है, क्योंकि सरकार के दायित्वधारी बनने की कई नेताओं में संगठन और सरकार की ओर से वो कोशिश में है, चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें भी दर्जाधारी मंत्री बनाया जा सके, क्योंकि ये कवायद तेज हो गई है। बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। में भाजपा की जो कार्य समिति की बैठक होगी उस पर कई नेताओं की नजर टिकी है। जो नेता अधिकारी बनने की उम्मीद पाले हुए हैं, उन्हें कार्य समिति की बैठक से उम्मीद है कि बड़े नेता इस पर फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, आगामी कुछ दिनों में संगठन के कुछ बड़े नेताओं को सरकार में दायित्व मिल सकता है, तो ये कार्य समिति की बैठक बेहद अहम होने वाली है। इंटरनली देखा जाए तो तमाम नेताओं को लगता है कि उनका प्रमोशन हो सकता है और इसके लिए वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब इस कार्य समिति में क्या मंत्रणा होगी, क्या जानकारी मिलेगी? चलिए, इनसाइड अपडेट के लिए हम रुक करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद का फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर मिल रही है इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल सहमता देखिए, आज से 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की हल्द्वानी में होने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एक प्रेस वार्ता करके करेंगे। और इसमें आज आगामी जो सरकार के एजेंडे हैं उन पर मंथन होगा और जिस तरह से धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जल्द ही 100 दिन के एजेंडा को लेकर ही इस पूरी इस बैठक में मंत्रणा होगी और एजेंडे तय होंगे। आखिरकार अग्रिम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, संगठन के हैं, वो किस तरह से होंगे और जनता के बीच में जो एक चुनाव के दौरान तमाम जितने भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं उनको पूरा करने के लिए हर छोर तक भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल देखिए होगा। इस बैठक से कई सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हैं। देखते हैं किस तरीके से उन पर चर्चा होगी या नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद। तो देखिए, कार्य समिति की बैठक है, 2 दिन की यह बैठक है और कल सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मामला प्रेमनगर इलाके का है, जहां पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती आरोपी सुमित के साथ लिव इन में रहती थी। आरोपी ने थाने में जाकर के अपना जुर्म भी कबूल किया है। यह बड़ा मामला सामने आया है और पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या गला दबाकर उसने की है। किसी धारदार हथियार से युवती के सिर पर वार किए हैं और यह सब कुछ उसने थाने में जाकर के कबूल किया है। मकान में एक लड़की का जो है डेड बॉडी मिली है, तो मौके पर हम लोग आए हैं, जिसमें कि जो है फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। क्या कुछ वजह मैडम पता लगी अभी तक? देखिए, अभी तो हम लोग मौके पर पहुंचे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये कौन है और इसके साथ कौन रहता था। जो मकान मालिक है उससे पूछताछ की जाएगी, बाकी फैक्ट्स जो है वो लिए जाएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, अब आपको बड़ी खबर दे दें। उत्तराखंड के चंपावत में सड़क हादसा हुआ और इससे जुड़ा जो अपडेट है वो आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। खाई में गिरी यात्रियों की गाड़ी और चंपावत के बिनवाला गांव के पास यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, बेकाबू होकर ये कार खाई में गिरी है। 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इस हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है और इसके साथ मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तो घायलों को 50,000 की मदद देने का आदेश भी जारी किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों की समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि मृतकों के आश्रितों को 2 लाख एवं घायलों को 50,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। इसका ऐलान सीएम धामी ने कर दिया है। चंपावत से अनुज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज, कैसे ये हादसा हुआ और क्या अपडेट है, कहाँ की ये लोग थे? ये आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर निवासी तो ये बेनी बिनवाल गांव है, चलते हैं खास मार्ग में, वहाँ के निवासी बताए जा रहे हैं और ये लोग नानंगमता से आ रहे थे और ये जो प्रतिबंधित मार्ग है, वैसे तो ये मार्ग सफर के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व ये चंपावत में जो हादसा हुआ था, 14 लोगों की जान गई थी, वो इसी मार्ग पे हुआ था।
और वहाँ पर ये लोग सफर कर रहे थे, जहाँ ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 50 फीट का गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की हाथों हाथ मृत्यु हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रीटा साहब के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, सामुदायिक चिकित्सालय में, और उनका इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून से आई खबर की, जहां उत्तरकाशी के डामटा में बस हादसे के बाद आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैद दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हादसे के बाद पूरी निगरानी बढ़ती जा रही है और आपदा जो सेंटर है, राहत और बचाव का काम जहां से ऑपरेट होता है, उन लोगों को खास तौर पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में हादसों की खबर ज्यादा आ रही है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य वक्त पर हो सके, इसके लिए सेंटर बनाया गया। यहां पर लोगों की मुस्तैदी बेहद जरूरी है। रेस्क्यू कार्य अब पूर्ण हो चुका है। 26 मृतक हैं और 4 लोग घायल हैं जो मैप्स में हैं और स्टेबल हैं, और सभी रिकवर कर लिए गए हैं। रेस्क्यू वर्क कंप्लीट हो चुका है। उत्तरकाशी के डामटा में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं वो मुस्तैद हैं। इस वक्त मैं आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और आप देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो टीम है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग तरह से हर तरह से निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त पीक पे है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। डामटा जैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी की आपदा कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगाई गई है। आप देखेंगे तो फॉरेस्ट से लेकर और जो एसडीआरएफ की टीम है, अर्बन डिपार्टमेंट की टीम है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की टीम है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की टीम है, हेल्थ की डिपार्टमेंट की टीम है, उसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम है। हर डिपार्टमेंट की टीमों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी तरह से हर तरह से अलग अलग जगहों से यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह की कहीं घटना ना हो। और जो उत्तरकाशी के डामटा में जो घटना हुई है उसके बाद ये पूरी तरह से तंत्र मुस्तैद है, ताकि किसी तरह की आगे अनहोनी होती है या दिक्कत होती है तो तुरंत सूचना दी जाए, डिपार्टमेंट के आधार पर भी सूचना दी जाए। और जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो काम होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इसी वक्त होता है। कोई हादसा होता है तो वो तत्काल तौर पर वहाँ मौजूद हो जाते हैं। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि आपदा कंट्रोल रूम में सभी टीमों को मुस्तैद पर रखा जाए। और जो कि चारधाम यात्रा पीक पर है और इस वक्त जो संख्या में बड़ी संख्या में जो यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा मिल सके, हर डिपार्टमेंट पर यहाँ कॉल भी आ रही हैं, वो जानकारी भी जुटा रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाए ताकि जो डामटा वाली घटना है वो दोबारा न दोहराई जाए। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और उधर केदारनाथ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक अनियंत्रित हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग देखने को मिल रही है। लैंडिंग की वजह से कई पर्यटक जान बचाने के लिए भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। केदारनाथ का ये वीडियो 31 मई का बताया जा रहा है। तो आप देखिए लाल घेरे में जया, ये लोग दिखाई दे रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कंडीशन में आ रहा है और ऐसे में ये कहां लैंड करेगा ये किसी को नहीं पता चल रहा है। और ऐसे में देखिए अफरा तफरी का वहां पर किस तरीके से माहौल बन गया था। बड़ा हादसा ये टला है। 31 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्योंकि जया ऐसे मामलों में तस्वीरों से ज्यादा उस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन डरावनी होती है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी की खबर है। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। संघ से जुड़े शख्स को व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई है। धमकी को लेकर लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस भी दर्ज कराया जा चुका है। लखनऊ के अलावा नवाबगंज, कर्नाटक के 4 स्थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया ये किसी की शरारत तो नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब शरारती तत्वों की तरफ से इस तरीके के कारनामे किए जाते हैं, तो इस पर पहले जांच की जा रही है। लखनऊ के अलावा कर्नाटक में 4 जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी है। चलिए एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर चमोली से है, जहां पर जंगलों में आग धधक रही है और यहां बद्रीनाथ वन प्रभाग के नंदप्रयाग रेंज में जंगलों में आग लगने से हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए चट्टानी हिस्से पर आग लगी है और इस वजह से इसको बुझाने में वनकर्मियों को काफी दिक्कत हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर आग को बुझाया जाए ये चुनौती बनी है वन कर्मियों के लिए। चट्टानी इलाकों पर पानी के साथ, बुझाने वाले उपकरणों के साथ
पहुंच पाना बेहद मुश्किल है और इस तरीके से ये आग बढ़ती चली जा रही है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। 12वीं परीक्षा में हरिद्वार की दिया राजपूत ने टॉप किया है, वहीं 10वीं में मुकुल सिसलवाल ने पहला और आयुष अवस्थी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये तस्वीर है खुशी की, कठिन मेहनत के बाद मिली सफलता की, परिवार के विश्वास की। हरिद्वार के रहने वाली दिया राजपूत ने इंटर की परीक्षा में 97% अंक लाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। दिया राजपूत एक मध्यम परिवार से आती हैं और उनके पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि मां आशा कार्यकर्ता है। बेटी के जैसे ही राज्य में टॉप करने की खबर मिली, परिवार और दिया को बधाई देने वालों का तांता लग गया। पिता और मां ने जहां अपनी बेटी का मुंह मीठा करवाया, तो बेटी ने भी अपने पिता और मां को मिठाई खिलाई। दिया का सपना अब IAS अफसर बनने का है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब क्या बनना चाहती हैं? अब मैं IAS बनना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर। दिया राजपूत ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 485 अंक हासिल किए हैं। बेटी की सफलता पर माता और पिता को गर्व है और वो इसका क्रेडिट बेटी की मेहनत और शिक्षकों को दे रहे हैं। बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है हमारा, बचपन से मतलब टॉपर आई है, मतलब नर्सरी से लगा के UKG से मतलब अब तक इन्हें टॉपर ही करा अपने अभी तक। मतलब मेहनत भी बहुत करती है, हम भी इसे इतनी वो करते हैं सपोर्ट कि ये मेहनत करे, अपने आगे निकले। वहीं उत्तराखंड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में टिहरी के सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार के छात्र मुकुल सिलसवाल ने 99% अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया है। मुकुल सिलसवाल ने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। मुकुल ने रोजाना 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया। वो इस दौरान मोबाइल से दूर रहे। जैसे ही उनके 10वीं में टॉप करने की जानकारी परिवार को मिली, पूरे परिवार ने मुकुल का मुंह मीठा करवाया। मुकुल के बड़े भाई अतुल ने साल 2017 की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप किया था। अब मुकुल सेना में ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये रैंक मुझे मिली है। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ। तो यही प्लान है कि सिविल सर्विस या डिफेंस ऑफिसर डिफेंस की सर्विस में ज्वाइन करना चाहूँगा। जबकि उत्तरकाशी के जसपुर के रहने वाले आयुष अवस्थी ने 10वीं की परीक्षा में 98.60% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आयुष की इस कामयाबी के बाद लोगों ने उनके घर पर जाकर उन्हें बधाई दी। आयुष के पिता किसान हैं और उनकी बेटे की सफलता पर शिक्षकों समेत सभी को बधाई दी। बहुत खुशी है और मैं सभी लोगों का गुरुजन वीरेंद्र सभी माता पिता लोगों का सभी का आशीर्वाद मान करके और इनकी मेहनत की भी ज़्यादा वो करता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में इस साल 82.63% छात्र सफल रहे, जबकि हाई स्कूल में 77.47% छात्र पास हुए। छात्रों की सफलता पर राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने छात्रों को बधाई दी। और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 84.06 रहा। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि लड़कियों ने इस बार भी फिर बाजी मार दी है। तो एक बार सब लोग ताली बजा दी है लड़कियों। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रामनगर में घोषित किया था, जिसे छात्रों ने बोर्ड परिषद की वेबसाइट पर देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आने के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ABP गंगा से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड बोर्ड का इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, पिछले 2 सालों के बनिस्बत इस बार जो रिजल्ट आया थोड़ा कम बताया जा रहा है, क्या वजह रही और रिजल्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी छात्र छात्राओं को बधाई दे रहा हूँ कि कोविड के बाद 2 सालों बाद जो है पहली बार बोर्ड के परीक्षाएं हुई। पिछली बार तो अंतरिम परीक्षाएं हुई थी और सभी बच्चों को जो है लगभग पास हो गए थे। इस बार विधिवत से बोर्ड की परीक्षाएं हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि 10 सालों में पहली बार सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। और इस समय हाई स्कूल में
लगभग 77% बच्चे पास हुए हैं और इंटरमीडिएट में 82% से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि बच्चों ने जो है कोविड के बाद भी अपने अच्छे मार्क्स लाए हैं और हाई स्कूल में जो बच्चा टॉपर आए हैं उनके 99% मार्क्स हैं। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा स्टेशन और यार्ड का कायाकल्प होने की वजह से हर रोज कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। यहां पर सोमवार को भी 21 जोड़ी और 9 सिंगल ट्रेनों को कैंसिल किया गया। बिल्कुल, देखिए गोंडा स्टेशन और यार्ड को संवारने का, सुधारने का काम महज 2 दिन में यानी 8 जून को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद आउटर पर जो गाड़ियां खड़ी रहती थी, इंतजार करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। देश के अलग अलग स्टेशनों के साथ ही अब यूपी का गोंडा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से हो रहा है। रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। रिमॉडलिंग के तहत गोंडा रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तरह ही यात्रियों को बैठने के लिए पीपी मॉडल की सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही ऑटोमेटिक निकास द्वार के साथ ही यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर सामान ले जाने के लिए ट्रॉली बैग भी मिलेगा। गोंडा रेलवे स्टेशन और यार्ड के कायाकल्प का काम 17 मई से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया। अवरोध है, इनको खत्म करने के लिए रिमॉडलिंग किया जाता है यार्डों का। गोंडा यार्ड की जैसे जो लूप लाइन यहाँ से जाती है गोरखपुर से गोंडा, वो सभी लाइनों से कनेक्टेड नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए। जो गोंडा बहराइच की लाइन है जिसका गेज कन्वर्जन किया गया, वो भी केवल लास्ट के 2 प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, इधर के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, जिससे उधर की गाड़ियाँ सीधा अगर लखनऊ ले जानी हो किसी गाड़ी को तो नहीं ले जा सकते हैं, पहले पूरे यार्ड से निकालते हैं फिर उधर की लाइन में ले जाते हैं। कि ये जो परिचालनिक गतिरोध है, अवरोध है, इनको दूर करने के लिए रिमॉडलिंग का कार्य काफी समय से प्लान था, उसको शुरू किया गया। 6 जून को 21 ट्रेनों को गोंडा रेलवे स्टेशन पर काम होने की वजह से कैंसिल किया गया था। रेलवे स्टेशन की रिमॉडलिंग होने की वजह से कई ट्रेनों का समय भी बदला गया। गोंडा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनको 8 जून तक कैंसिल कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक 10 जून तक करीब 80 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें से 61 ट्रेनें ऐसी हैं जो लखनऊ से होकर जाती हैं। दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे की कोशिश है कि अब रेलवे स्टेशन खाली होने पर ट्रेन को आउटर पर देर तक ना खड़ा रहना पड़े। ऐसे में स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर की जा रही है। जो आप लोग देखते हैं कि कई बार ट्रेन आउटर पे खड़ी है जबकि बर्थिंग का प्लेस अवेलेबल है, तो जब रिमॉडलिंग की जाती है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जहां से इसकी कनेक्टिविटी ना हो, जिससे ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो कि प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है लेकिन ट्रेन बाहर खड़ी है। यही नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समपार दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोग बैरियर बंद होने के दौरान नीचे से समपार फाटक को पार करने की कोशिश कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।